नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट को। इस प्रैक्टिस सेट में एक खास बात यह है कि इसमें हमने केवल समाज से संबंधित प्रश्नों को उठाया है और एकदम आपके समाज से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी समास को पहचानेंगे कि कौन सा समास है। ठीक है, हर एक पॉइंट को आपको बताएंगे, एकदम से क्लियर करा देंगे। इसके बाद आपको शायद समास के वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एग्जाम में समाज से संबंधित अगर एक भी प्रश्न आ गया तो उसको आप गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, तुलसी कृत में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो हमको शब्द देखते हैं। शब्द क्या है? तुलसी कृत में हमको बताना है कि कौन सा समास है। ठीक है, अब देखिए तुलसी को अगर हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे तो तुलसी द्वारा कृत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें द्वारा का लोप हुआ है। ठीक है, द्वारा को खत्म कर दिया गया है और सीधे क्या कर दिया गया? तुलसी कृत कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, समास का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट कर दिया आपने किसी चीज का लोप करके। ठीक, जहां पर भी आपको कारक चिन्ह का, इनको हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपको कारक चिन्हों का क्या हो, लोप दिखाई पड़े, वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हम सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण से हम समझते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म ग्रंथ में कौन सा समास है। ठीक है, अब धर्म ग्रंथ, यहाँ पर जो शब्द हम देख रहे हैं क्या है? धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? धर्म का ग्रंथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर का लोप हुआ है। ठीक है, इसका लोप हो गया है। ठीक है, यानी कि ये कारक चिन्ह है और इसका लोप हो गया है। तो जहां पर भी कारक चिन्ह का लोप होता है उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, एक और प्रश्न के द्वारा हम समझते हैं इसको। राजकुमार में कौन सा समास है? तो यहां पर देखिए शब्द जो है राजकुमार है। राजकुमार को अगर विस्तार रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? राजा का कुमार। ठीक है, यानी कि यहां पर जो का जो है ये एक कारक चिन्ह है और इसका लोप हो गया है। ठीक है, और लोप होने के बाद क्या बना है? राजकुमार बना है। तो यहां पर कौन सा समास होगा? तो यहां पर दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न के माध्यम से समझते हैं हम। प्रश्न है, रचनाकार में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुत ही, ये देखिए ये गलत लिख गया है, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं। रचनाकार, रचना को करने वाला। ठीक है, रचना को करने वाले को हम क्या कहते हैं? रचनाकार कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें को का लोप हुआ है, यानी कि कारक चिन्ह का लोप हुआ है। ठीक है, अगर कारक चिन्ह का लोप हुआ है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहचान क्या है? ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। देशांतर शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शब्द जो है देशांतर, यानी कि क्या हुआ? देशों का अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर विस्तार रूप में हमने लिखा तो क्या आएगा? देशों का अंतर आएगा। इसका मतलब क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, देशांतर। ठीक है, समास कर दिया गया इसको। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? कारक चिन्ह का लोप हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अलग टाइप का प्रश्न आ गया, आजन्म। ठीक है, ये अलग टाइप का शब्द है। आजन्म का मतलब क्या हुआ? जन्म से। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं इसका पहचान बता देता हूं, इसके बारे में बता देता हूं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका अव्ययीभाव समास। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि जहां पर भी आपको शब्द में उपसर्ग दिखाई दे, जैसे कि यहां पर उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग क्या है? आ है। ठीक है, जन्म में जन्म के आगे आ उपसर्ग लगा देने से इसका अर्थ जो है चेंज हो गया है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको उपसर्ग दिखाई दे,
ठीक है, आंख बंद करके आप अव्ययी भाव समास लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। प्रश्न है अनुरूप में कौन सा समास है। ठीक है, अब ये देखते हैं अनुरूप क्या है। अनुरूप, यहां पर भी अनु क्या है, अनु जो है उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो जहां पर भी मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर भी आपको उपसर्ग दिखाई दे वहां क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिकूल में कौन सा समास है। कौन सा समास होगा दोस्तों यहाँ पे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब बता पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पर भी प्रतिकूल में क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अव्ययी भाव समास है। ठीक है, प्रतिकूल में क्या है, प्रति जो है उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शब्द यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। ठीक है, हमको यथाशक्ति में बताना है, यथाशक्ति। ठीक है, अब देखिए शक्ति के आगे उपसर्ग लगा हुआ है। शक्ति में क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है, यथाशक्ति, यथा। ठीक है, क्या है, यथा उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए बिना सोचे समझे हम कौन सा समास लगा देंगे, अव्ययी भाव समास लगा देंगे। ठीक है, कॉपी में आप लिख लीजिएगा इस पहचान को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे कौन सा सही होगा प्रतिदिन में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है, प्रति है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, बिना सोचे समझे अव्ययी भाव समास लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कमल नयन में कौन सा समास होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये अलग टाइप का अब आपको प्रश्न देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का प्रश्न देखने को मिले, कमल नयन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या विशेषता बताई गई है, किसकी, नयन की। ठीक है, किसकी बताई गई है, नयन की विशेषता बताई गई है। कमल की तरह नयन। ठीक है, कमल के तरह नयन, यहाँ पर क्या बताई गई, विशेषता बताई गई है किसी के बारे में, चाहे वो कोई आदमी हो या फिर कोई शरीर का अंग हो। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी आपको शब्द मिले कोई, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर होगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, जहाँ पर किसी की विशेषता बताई गई हो, किसी से उपमा की जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। अगला प्रश्न है मृग नयन में कौन सा समास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, विशेषता बताई गई है, किसकी, नयन की। ठीक है, मृग नयन का मतलब क्या हुआ, मृग की तरह, यानी कि हिरण की तरह नयन हो जिसका। ठीक है, तो मृग की तरह नयन वाला, यहाँ पे क्या, नयन का क्या है, विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी कर्मधारय समास सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में लिखा नहीं है, टाइपिंग की गलती है। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। क्या होगा यहाँ पर, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी किसी की विशेषता बताई जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। चलिए अगले प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। अगला प्रश्न है लाल मणि शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि इसका आप आंसर जरूर पहचान गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा समास होगा लाल मणि में, यानी कि मणि का यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, यानी कि मणि जो है लाल रंग का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अधमरा शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए अधमरा जो शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, मरे हुए की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कैसे कि आधा मरा हुआ है। ठीक है, आधा मरा हुआ है, तो इसको यहाँ पर क्या बता रहा है, आधा मरा हुआ मतलब कि विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सप्त सिंधु में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी आपको ऐसे शब्द मिल जाए जहाँ पर समूहवाचक या समूह को दर्शाया जाए, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, संख्यावाचक विशेषण मिल जाए। ठीक है, विशेषता बताए लेकिन संख्या में बताए, वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना आप कि द्विगु समास में क्या है, समूह के बारे में
बताया जाता है या फिर संख्या विशेषण के बारे में बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। अगला प्रश्न है दोपहर शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, यहाँ पर शब्द जो है दोपहर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, दो पहरों का समूह। ठीक है, दो पहरों का समूह है ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या समूह को दर्शाया गया है इसमें। ठीक है, और जहाँ पर भी मैंने अभी बताया कि जहाँ पर भी समूह की बात की जाए वहाँ पर कौन सा समास होगा, तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सप्तऋषि में कौन सा समास है। यहाँ पर भी देखिए 7 ऋषियों का समूह दिखाया गया है। सप्तऋषि में क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, जब भी आपको समूह की बात की जाएगी आपसे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नदी नाले में कौन सा समास है। ठीक है, तो ये भी एक नए तरीके का प्रश्न आ गया। ठीक है, जहाँ पर भी योजक चिन्ह, इसको हम क्या बोलते हैं, बीच में जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, तो जहाँ पर भी इस तरीके का योजक चिन्ह आपको देखने को मिले वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जैसे माता और पिता। ठीक है, इसमें कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे बेटा और बेटी। ठीक है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है क्योंकि योजक चिन्ह लगा हुआ। जहां पे भी आपको इस तरीके के बीच में योजक चिन्ह दिखाई पड़े वहां पर सीधे सीधे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये भी एक नए तरीके का प्रश्न है। तो लंबोदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, गणेश भगवान। मतलब जहाँ पर भी भगवान की बात की जाए वहाँ पर हमेशा सदैव याद रखना क्या होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, या फिर अगर बात की जाए दो शब्दों की, ठीक है, और दोनों जो क्या करें, तीसरे की तरफ इशारा करें। ठीक है, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में क्या होता है, तीन नेत्रों वाला। त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है, तीन नेत्रों वाला, और तीन नेत्रों का मतलब, तीन नेत्रों वाले का मतलब क्या होता है, भगवान शिव। तो जहां पर तीसरे की बात की जाए वहां पर क्या होगा, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। या फिर सीधी सी बात करें, जहां पर भगवान की बात की जाए, ठीक है, वहां पर क्या होता है, हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, कभी कभी भगवान की बात नहीं करते हैं तो वहां पर क्या होता है, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बहुब्रीहि समास में और किसमें, द्विगु समास में। ठीक है, लेकिन अंतर यही है कि यहाँ पर तीसरे की बात की जाती है। ठीक है, और द्विगु समास में तीसरे की बात नहीं की जाती, वहां पर समूह की बात की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है। ठीक है, हमको यहाँ पे बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। अब देखिए पीताम्बर का अर्थ क्या होता है, तो पीताम्बर का अर्थ होता है पीत है अंबर जिसका। ठीक है, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र जिसका, जिसका वस्त्र कैसा हो, पीला हो। तो ऐसा वस्त्र धारण कौन करता था, कृष्ण भगवान करते थे, पीले वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर तीसरा जो अर्थ निकल के आ रहा है श्री कृष्ण के लिए निकल के आ रहा है, भगवान के लिए निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ठीक है, क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।